4.2 और 4.3 दोनों प्रश्नावलियों में बात चलेगी मूल, यानी रूट इंग्लिश में बोलते हैं इसको। मूल ज्ञात करो, मूलों का ये पता करो, मूलों का ये पता करो, मूलों का अस्तित्व है कि नहीं वो बताओ, ये सब चीजें बतानी है। और क्यों मूल क्या है अभी अपन को वो समझना है पहले, और फिर उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे के जो सवाल है वो तो वही है, और उससे रिलेटेड जो भी चीजें मैं बताऊंगा। तो देखो 4.2 का जो पहला सवाल है उसने क्या बोला है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करो, ठीक है। गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब प्रश्न वाली 2.2 जिसको आती है, जिसमें 2.2 में पहला सवाल अगर किसी ने सीखा होगा, कौन सा, गुणनखंड करने वाला, जिसमें दो शून्यांक निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल और उनका योग वो ज्ञात करना था ना, उनके संबंधों की जांच करने वाला वो। तो वो सवाल जिस प्रकार से उसको सॉल्व करते हैं, जैसे ये सवाल है, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर 4 स्टेप बनेंगी, फिर दो दो की जोड़ी बनाना है, फिर उसमें कॉमन लेना है, फिर दो अलग अलग बनेंगे तो दोनों को बराबर में जीरो कर देते हैं, शून्यांक निकालते हैं, उसका जीरोज निकालते हैं, वो किया था ना। इस सवाल में वही वही मैंने पहले भी बताया था कि 4.2 के अंदर भी पहला जो सवाल है वो पूरा पूरा वही है, इसमें भी वही चीज करनी है, लेकिन सवालों के मतलब समझना है। 4.2 का पहला सवाल तो सिर्फ इतना ही दिया है कि मूल ज्ञात करो, सिर्फ इतना ही बोला, कुछ भी नहीं है। प्रश्न पढ़ने और समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में पूछ क्या रहा है, क्या पूछा है। पहले सवाल में केवल इतना बोला है कि गुणनखंड विधि करो, फैक्टराइजेशन और मूल ज्ञात करो, बस। तो मूल ही ज्ञात करने, मूल ज्ञात करने के अलावा कुछ नहीं करना है। जैसे 2.2 था तो उसमें क्या बोला था, गुणनखंड विधि से इसको हल करो और उसके शून्यांक निकालो। अगर इतना ही बोलता तो उस ये और वो सवाल दोनों में सेम टू सेम हो जाते, लेकिन उसके बाद उसने बोला इन शून्यकों का योग ज्ञात करो, गुणनफल ज्ञात करो, फिर उनकी सत्यता की जांच करो, इतना लंबा खींचा था। तो वो इसमें इतना सब कुछ नहीं है। मूल क्या है, तो मूल वही चीज कहलाते हैं, ऐसी कोई संख्या जिसको अगर हम इसमें रखें, इसका भाग चला जाए और जीरो हो जाए, उसको बोलते हैं मूल। मतलब उन मूलों से ही ये पूरी लाइन बनी है, वो किन से बनी है वो पता लगाना है। कोई पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ किसका है मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर किसी कोई ऐसा विशेषज्ञ है जिसको ये पता चल जाता है जड़ को देख के, ये जड़ दिख गई, जड़ ऐसी है, मतलब वो ये इसका पेड़ है, ऐसा कोई विशेषज्ञ अगर मान लो हो दुनिया में, तो उसको जड़ देख के पता, जिसको पूरा पेड़ देख के पता नहीं चल रहा है ये किसका पेड़ है, लेकिन उसको उसकी जड़ देख के पता चल रहा है, ऐसा कोई होगा। वैसे वैसे यहाँ पर है, उसकी जड़ देखनी है अपन को कि भाई ये ऐसी कौन सी वो जड़ें थी जिससे ये पूरी लाइन बनी है, वो बताना है, ठीक है। फिर क्या समझना है, उसके बाद समझना है ये मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स। ये 3 प्रकार की मूलों की प्रकृति होती है, ये तो मेन प्रश्न है ही है, ठीक है। ये अपशब्द में बनेगा सही और एक बड़ा प्रश्न बनेगा, ये इसके बाद ये समझना है। और फिर आएगा लास्ट में द्विघाती सूत्र, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र, ये 3 नाम उसके समझने, और उसका सूत्र है वो वहां तक बाद में पहुंचेंगे। पहले अपन मूल क्या होता है, तो मूल क्या होता है तो अभी इसको सोल्व करेंगे तो पता चलेगा कौन सी विधि से सोल्व करना है इसको, ये गुणनखंड विधि, बस गुणनखंड विधि से करना है, ठीक है। इसको गुणनखंड विधि कैसे करते हैं तो देख लो एक बार वापस, जो भी सवाल करो उसके साइड में जरूर लिख दो क्या, लास्ट में कौन है 6, मुझे 6 के टुकड़े करने हैं, लेकिन पहले आगे देख लो भाई एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है क्या, बिल्कुल है, 2 लिखा हुआ, मतलब 2 को भी साथ में गिनो, इसके 6 और 2 का गुणा 6 दूनी 12, मतलब मेरे पास 12 है, मुझे 12 के 2 टुकड़े करने के, 12 के ऐसे 2 टुकड़े जिनका गुणा करने पर 12 है, और उनको जोड़ू घटाऊं जो भी करूं मुझे ये मिलना चाहिए। और ये क्या है, एक्स छोड़ दो, इसके साथ 1 है और वो भी प्लस का, मतलब +1 बचना चाहिए, सिर्फ +1, ऐसी 2 संख्या है। तो भाई बहुत सारी संख्या, तो अपन उस सारे टुकड़े करके नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट बता रहा हूँ, 4 तिया 12, 4 तिया 12 होता है, और 4 में 3 घटा दूं तो 1 बचेगा, सीधी सी बात है। बस तो इतने सिंपल सी चीज थी, इनको यहाँ रखना है, और ये बीच वाला जो भाग है बस इसको हटाना है। तो फर्स्ट वाला तो वापस वैसे वैसे 2x², फिर ये हटेगा, तो जो बड़ी संख्या उसको पहले रखो तो सबसे अच्छा रहता है, तो 4 लिखा, लेकिन प्लस का है ना, ये प्लस का लेना पड़ेगा और ये माइनस का लेना पड़ेगा, तो प्लस का 1 बचेगा, तो +4 और ये x, फिर -3 और ये x, इसको हटा के ये दोनों आ गए,
फिर पीछे कौन है, माइनस का 6, बराबर में 0 चलता रहेगा। दो कॉमन, तो इन दोनों में चेक करना, तो इन दोनों में एक तो मेरे को x दिख रहा है और एक 2 भी दिख रहा है, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है। क्यों, x दोनों में है इसलिए, और 2 क्यों, क्योंकि 2 से 2 कटेगा ना, 2 से 4 भी कटता है। कॉमन लेते ही कोष्टक बनाना है, 2x से 2x कट गया, एक x बच गया, प्लस 2 से 2 4 को काटेंगे 2 बचेगा, x से x कट गया, कोष्टक बन। फिर जो चिन्ह इसके जस्ट बाद होता है उसी को पहले लिखते हैं, तो माइनस लिख दिया। अब चेक करो कि उसके पीछे जो उसमें क्या कॉमन आएगा, उसमें कभी भी x वगैरह कोई कॉमन आता नहीं, उसमें हमेशा संख्या ही कॉमन आती है, ये ध्यान में रखना फिक्स है वो। और ये कि यही सेम टू सेम कोष्टक यहाँ आना चाहिए, तो ही पता चल जाएगा हम सही किया कि गलत किया। चलो, इसमें 3 और इसमें 6, 3 और 6 में कॉमन आता है 3, क्योंकि दोनों 3 से कटते तो 3 ले लिया। तुरंत कोष्टक बनाओ, माइनस से माइनस कट गया, प्लस 3 से 3 कट गया तो क्या बचा, x, माइनस से माइनस कट गया तो प्लस बचा ना, माइनस माइनस प्लस, और 3 दूनी 6 तो 2, ये कट गया, सेम सेम कोष्टक भी आ गया, मतलब हमने सही किया है। और बराबर में 0 नहीं भूलना है, ये चलता रहना चाहिए। अब जो दो सेम कोष्टक होते हैं उसको एक बार लिख देते हैं, और जो बाहर होते हैं ये और ये, इनको कोष्टक में बंद कर देते हैं। 2x ये लिया और ये -3 यहाँ रखा है, ये हमारा सवाल खत्म। लेकिन ये जो हमने किया, ये केवल इतना ही किया है, गुणनखंड किया हमने, फैक्टराइजेशन नहीं किया। सिर्फ गुणनखंड करने के बाद अब अपन को बोल रहा है कि इसके मूल ज्ञात करो, इसके मूल निकालो, इसके रूट निकालो। तो मूल कैसे निकालते हैं, वापस वही 2 लाइन की, कैसे लाइन की, पहले x + 2 लिखा, देखो सबके बराबर में 0 चल रहा है ना, मतलब इसके भी बराबर में 0 लिख दो। जैसे 2x - 3 लिखा, इधर भी बराबर में 0 रख दो, वही शून्यांक जैसे निकलते हैं वैसे ही। क्या बचेगा, देखो तो x इधर है, x तो यहीं रहना चाहिए, तो 2 प्लस का वहां जाएगा तो माइनस का 2 बन जाएगा। अब कुछ बचा नहीं, तो ये बचा एक तो, और एक यहाँ पर 2x पहले यहाँ रहेगा, -3 वहां जाएगा, प्लस का 3, फिर x बराबर 3, ये 2 और x बीच में गुणा हो रहा है, वहां जाएगा तो भाग करेगा, तो 3/2 अपने इस x का मान, x के 2 मान आएंगे। तो इसके 2 मूल ज्ञात कर लिए हमने, है ना। कोई भी सवाल होगा उसके मूल 2 ही निकलेंगे, फिक्स है, ये रहा और एक ये रहा। हो सकता है दोनों प्लस के ही निकले, हो सकता है दोनों माइनस के निकले, या हो सकता है एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों माइनस के निकले, ऐसे कंडीशन बहुत कम होती है। अब मतलब ये क्या है, मतलब अगर कोई सवाल किया होगा ना, तो सवाल का ये समीकरण बना होगा, उसको सोल्व किया होगा तो ये उत्तर आया होगा। तो ये x का वो मान आ गया यूं, जैसे कोई उम्र वाला कोई सवाल होगा, ऐसा कोई समीकरण बना होगा, तो उसमें हमने उसको x माना होगा, तो जो x का उत्तर आया, जैसे मान लो मैंने रोहन की उम्र माना होगा x, क्या माना होगा, x माना होगा, तो अभी x के तो 2 उत्तर आ गए ना। तो एक तो उसकी उम्र कितनी आ रही है, -2, एक उसकी उम्र कितनी आ रही है, 3/2। तो कभी किसी की उम्र माइनस की होती क्या, माइनस में कोई उम्र होती क्या, नहीं होती है ना। मतलब ये वाला x का मान इसका मतलब नहीं है, तो प्लस वाला जो है वो उसका मान गिना जाएगा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसके नीचे लिख देंगे क्या, ये संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख देना है इसके पीछे, और ये गिना जाएगा जो प्लस वाली संख्या है। हाँ, कोई कोई माइनस वाला, कोई ऐसे सवाल होगा जिसमें माइनस की संख्या जरूरी होगी, तो फिर वो माइनस वाला आंसर भी गिना जाएगा। समझ में आया। तो ये दो जो हमने निकाला है, x बराबर -2 और x बराबर 3/2, ये दोनों मूल हैं इस समीकरण के। कौन सी समीकरण, इसके ऊपर 2 घात है, मतलब कौन सी समीकरण है ये, तो द्विघात समीकरण के मैंने 2 मूल निकालने शुरू किए। तो हर सवाल में ये मूल है, ऐसे निकालते हैं, ये मूल निकालने का तरीका, ठीक है। दूसरी बात, अभी निकाल लिया मूल, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि हम सवाल कर रहे हैं, पूरा सवाल करते जा रहे, हो सकता है कि उसके मूल ही नहीं हो। अगर ऐसा कोई सवाल है जिसका हमने समीकरण बनाया, उसका कोई मूल ही नहीं निकल रहा है, सवाल ही फर्जी था, तो उसका उत्तर ही नहीं निकल रहा है, तो उसका उत्तर ही नहीं होगा कोई, तो फिर हम करते ही जाएंगे, तो फिर तो हमको पहले अगर पता चल जाए, मान लो कि इसका तो आंसर आना ही नहीं है, ये सवाल ही गलत दिया है। अगर यूं बोले, एक आयत मान लो और उस आयत की लंबाई, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है, ऐसे करके तुमको सवाल दे दिया और तुम मानो इसको, तो अपन इसको x मान लिया, इसको ये मान लिया ऐसे, तो तुरंत दिमाग सोचना पहले, भाई जैसे अपन क्या सोचेंगे, अरे लंबाई और चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है क्या उसमें, आयत में ऊंचाई नहीं होती, मतलब सवाल क्या है, गलत। तो अपन करेंगे क्या उसको सवाल, फिर भी करते ही जा रहे, तो 2-3 पत्ते पड़ती है, तो फिर वो तो बेवकूफ गिना जाएगा कि नहीं गिना जाएगा, ऐसे नहीं। तो हमने क्या कर दिया, पहले ही पता लग गया कि भाई ये तो इसमें ऊंचाई होती नहीं, सवाल ही गलत दिया है, लिख दो नीचे सवाल गलत है। उसी तरह सवाल को डायरेक्ट सोल्व करते नहीं लग जाना है, हमें
पहले पता लगाना है उसके मूल हैं कि नहीं है। मूल अगर हैं तो आगे सवाल को सॉल्व करेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। कैसे पता चलेगा लेकिन वो मूल है कि नहीं वो, तो वो ऐसे पता चलेगा। ये मूलों की प्रकृति निकालने का 3 तरीके हैं। मूलों की प्रकृति ऐसे पता चलेगी कि मूल कैसे होते हैं वो। जैसे पहला b² - 4ac बड़ा होगा 0 से। अब ये पहले तो ये बताना पड़ेगा भाई क्या है ये, काम क्या बता रहा हूं मैं, तो देखते हैं अपन। यही सवाल होगा, सवाल तो ऐसा ही बनेगा, फिक्स है। तुम पूरा सॉल्व करोगे भी, तुमने दूसरे के अभी 4.1 के दूसरे के जो 3 सवाल किए उसमें लास्ट में सेम टू सेम ऐसा ही बना कि नहीं बना, और बराबर में 0 था कि नहीं था, यही था। तुम्हें क्या करना है, उसको वापस लिखना है 2x² + x - 6। मैं अभी क्या बता रहा हूं तुमको, ये पता लगाना है कि मैं पता कैसे लगाऊं कि उसके मूल है कि नहीं वो, तो उसके तरीके ये हैं। लेकिन इस तरीके से पहले अब तुम देखो कि भाई इसमें तो b है, इसमें तो a है, इसमें c है, ये कहां से आ गया, b a c, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अपन को पता चलना चाहिए कैसे, ये याद होना चाहिए ax² + bx + c = 0, ये द्विघात समीकरण का रूप है। तो पता चल रहा है भाई इसमें x² के साथ जो होता है वो a होता है, x के साथ जो होता है वो b होता है, और c अकेला जो होता है वो संख्या कहलाती है, वो c का मान होता है। बस, तो ये इनमें से वो निकाल लो बाहर। इसमें से देखो x² के साथ 2 है प्लस का, तो a का मान कौन है, 2, कोमा। अब b का मान बताओ, तो b का मतलब जो x के साथ होता है वो b का मान, x के साथ कुछ भी नहीं मतलब 1 है, तो b का मान 1 है प्लस का। c का मान, c अकेला होता है, c ये रहा तो वो भी माइनस का, तो माइनस का, अच्छा ये c का मान होगा। अब क्या करना है, तो ये जो 3 मान लाए उसको इसमें रखो और ये सूत्र रट लेना है। वो सूत्र क्या है, वो सूत्र है b² - 4ac, इसमें रखो बस। कैसे रखेंगे, b का मान 1 लिखा, 1 का स्क्वायर, माइनस 4 ऐसी का मतलब 4 × a × c, सबके बीच में गुणा है, तो 4 × a वापस 2 × c मतलब -6। सॉल्व करो, माइनस पहले नहीं कर देना, पहले गुणे करते हैं और एक स्क्वायर खोलते थे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 4 दूनी 8 और 8 छंग 48, वो भी माइनस का। अब एक माइनस माइनस प्लस 48 क्या आया, 49 आ गया हमारा उत्तर। इसको सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 49, 49। प्लस का है कि माइनस का वो भी पता होना चाहिए, तो भाई 49 जो आंसर है वो क्या आया, प्लस का आया। अब चेक करते हैं इससे कैसे पता करें कि भाई हम इसको सोल्व करें आगे कि नहीं करें। तो देखो ये कहने का चिन्ह पता चलना चाहिए, भाई ये चिन्ह कहना क्या चाह रहा है। ये चिन्ह यूं है, ऐसे, तो जिस तरफ मुंह खुला रहता है ना वो भाग बड़ा कहलाता है, और यहाँ 0 लिखा है, इसका मतलब ये है कि इधर जो भी रहेगा वो 0 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। और 0 से बड़ा कौन होता है, सारी प्लस वाली संख्याएं 0 से बड़ी कहलाती है, तो सारी प्लस वाली संख्याएं 0 से बड़ी कहलाती है। ऐसे समय में ये पहला कंडीशन माना जाएगा। और बराबर का निशान तो सबको पता चल जाएगा, मतलब इसका जो उत्तर आएगा वो 0 के बराबर है, मतलब उसका उत्तर भी 0 है। अगर दोनों के मान बराबर आ रहे हैं तो उससे क्या होगा वो अलग बात है। और एक ये है चिन्ह यूं है, और 0 तो इधर ही रहेगा फिक्स है, और यहाँ पर कोई संख्या है, तो इसका मतलब वो ये कह रहा है कि वो जो संख्या है उससे 0 बड़ा है। 0 बड़ा है नहीं, ये छोटा है, तो 0 से छोटा तो माइनस की संख्या होती है, 0 से जो छोटी संख्या होती है वो माइनस की होती है, ये पता होना चाहिए। अब अपन देखते हैं कि जब मैंने इसको सॉल्व किया मुझे उत्तर मिला 49, वो भी प्लस का 49 था। तो प्लस का 49 मतलब 0 से बड़ी है, 49 क्या 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा है मतलब ये वाला काम इसमें चल रहा है, तो तुरंत मैं बोलूंगा कि इसके 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। इसका मतलब इसके 2 मूल होंगे। अच्छा, इसके मूल कितने निकल रहे हैं, 2 ही तो निकलेंगे, 3-4 थोड़ी निकले, 2 ही मूल निकल रहे हैं, तो 2 तो होंगे ही। बस तो यही तो बोल रहा है कि हाँ 2 मूल इसके होंगे, लेकिन कैसे होंगे, भिन्न होंगे। और अपन ने सॉल्व करके देख भी लिया, इसको सॉल्व किया जब मैंने, तो देखो इसके क्या इधर -2 इधर भी -2 ऐसे आ रहा है, समान मूल आ रहा है क्या, अलग अलग आ रहे हैं ना, बस तो वही तो बोल रहा है। तो देखो 2 भिन्न कैसे मूल कैसे आ रहे हैं, 2 भिन्न, समझ में आ रही है बात, ये 2 अलग अलग भिन्न है, अपन को साफ पता चल रहा है इसको। और 0 के बराबर उत्तर आया, अगर इसको सोल्व करता और इधर 0 आता, लास्ट में कितना बचता, 0 उत्तर बचता,
तो तुरंत में समझ अच्छा जीरो आया, फिर तो ये मतलब इसको सोल्व करने से यहाँ जीरो आ जाए तो जीरो के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जीरो के बराबर हो गया मतलब मैं तुरंत बोलूंगा कि दो बराबर मूल होंगे, दो मूल बराबर होंगे। पहले ही पता चल जाएगा सोल्व करने से पहले ही इसके उत्तर जो जो एक्स के जो मान आएंगे वो दोनों सेम टू सेम आएंगे। तो यहां पर जैसे -2 तो इधर भी क्या आएगा, -2 आएगा। कब, जब ऐसा होगा तो जब दोनों का उत्तर बराबर हो जाए, मतलब जब इसको सोल्व करें जीरो उत्तर आए ना, तो इस समीकरण से। और तीसरा ये रहा कि अगर हमने इसको सोल्व किया और ये 49 प्लस का आया था, अगर माइनस का 49 आ गया होता तो -49 तो जीरो से छोटा होता है, और जीरो से छोटा होता है मतलब ये छोटा और जीरो की तरफ मुंह खुला मतलब जीरो बड़ा, तो हम बोलेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं, इसका कोई मूल ही नहीं होगा। इसका मतलब वो फर्जी है, जो भी सवाल है, जो भी समीकरण लिखा होगा वो क्या होगा, फर्जी होगा, मतलब इसका कोई सवाल का उत्तर होगा नहीं, तो हम इसको सोल्व करेंगे ही नहीं, इसको यहां से खत्म कर देंगे, सवाल उसके आगे बढ़ना नहीं। ये होता है मूलों की प्रकृति। समझ में आ गई बात? ऐसे पता लगाते हैं। दूसरी बात, अब एक और चीज, क्या अब मेन काम क्या है? पहला काम जो 4.2 का पहला सवाल है, उस सवाल में तो उसने बोला है गुणनखंड करो और दो मूल ज्ञात करो, बस इतना ही बोला है। पहला तो हमको ये सीखने को बोला है कि तुम मूल ज्ञात करना सीखो। ये रहा, कर दिया गुणनखंड, दो मूल निकाल लिए, सीख गए। अगले सवाल में बोल रहा है कि निम्नलिखित वो जो भी है उनको पढ़ के समीकरण बनाओ, और समीकरण बना के उनको हल भी करो, पूरा हल करना अपन को। तो पूरा हल कैसे करें? तो समीकरण बनाना पड़ेगा, उसको हल करना पड़ेगा। वही समीकरण, एक को x मानेंगे तो दूसरे को भी उस x के हिसाब से अपन को उसका मान बनेगा। तो वो सवाल ऐसे करना है। जैसे कि एक सवाल बता दो मेरे को, मैं अभी फास्ट में बता रहा हूँ क्या करना है, क्या मतलब। जैसे पहला इसका पढ़ लो, दूसरे का पहला क्या है, चलिए फास्ट। हाँ, उदाहरण वाला किताब देना। हाँ, तो उदाहरण वाला छोड़ दो। तीसरा, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिनका योग 27 है ना, गुणनफल 182 है। मैंने पहले बोला कि ऐसा सवाल है मतलब गुणनफल, गुणे की वाली बात तो करेगा ही करेगा, तो ही वो x² बनेगा, ऐसा कुछ होगा तो। मतलब ऐसी दो संख्या जिनका योग यानी जिनको जोड़ने पे 27 आता है। दो संख्याएं ऐसी हैं जिनको जोड़ने पे 27 आता है, नहीं पता चल रहा कैसे। तो पहला काम तुमको पता है कि पहली संख्या तो अपन क्या मानेंगे, x। अब पहली संख्या x है तो दूसरी कैसे पता चलेगी? अगर मुझे ये पता चल जाए कि दो संख्याओं को जोड़ने पे 9 होता है, और मैं कोई बता दे मेरे को कि पहली से एक संख्या 5 है, दूसरी क्या होगी 4, और वो कैसे पता चली? तो जिन दोनों को जोड़ने पे 9 होता है तो 9 को अलग रखा, और जैसे ही मेरे को एक पता चली 5, उस 9 में से उस 5 को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, तो 4 आया। तो दोनों को जोड़ने पे होता है 27, ये तो मेरे को पता चल गया, दोनों को जोड़ने पे 27 होता है। एक पता चल गई मेरे को x, तो क्या करेंगे, दूसरी कैसे पता लगाएंगे? तो जो पता है अपन को ये वाली, उसमें से जो अभी पता चली उसको घटा देंगे, 27 माइनस 27 आगे रहना चाहिए, x नहीं, x पीछे रहना चाहिए। ये दूसरी संख्या हो गई। बस माना, इसको लिखेंगे, माना वह संख्या x है, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x है, तो इसको जमाएंगे इसे, फिर जमा के सोल्व करो। कैसे सोल्व कैसे करेंगे इसको? अच्छा हाँ, अभी तो अब जोड़ा कहाँ मैंने, अच्छा एक तो समीकरण ही हो गया, इनको जोड़ने पे क्या होता है 27 होता है। अभी तो ये समीकरण नहीं बना रहे अपन, ये तो हमने पता लगाने का एक तरीका कि इन दोनों को जोड़ने पे 27 होता है। तो अपन ने एक संख्या पता लगा ली x है, और दूसरी संख्या पता लगा ली 27 माइनस x है। इसको हटा दो, 27 सब हटा दो, 27 का कोई काम नहीं है। 27 का काम सिर्फ इतना था, तुमको ये पता लगाना कि 1 और 2 दोनों संख्या कौन सी, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या। बस अब मेन काम किसका है, मैंने बोला गुणनखंड का, गुणा करना है अपन को। तो अब उसने बोला है कि दोनों को जोड़ने पे 27 होता है और उनका गुणा करने पे 182 होता है। मतलब इसको और 27 माइनस x को गुणा कर दूं तो कितना होता है, हाँ 182 होता है। बस फिर अपन को सोल्व करना है कैसे, x का गुणा 27 में 27x माइनस x का गुणा x में तो x² बराबर में 182। अब मैंने पहले ही बताया था, कभी भी द्विघात समीकरण जो होती है, द्विघात समीकरण, उसमें आगे जो x² होता है उस x² के साथ कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए। अगर माइनस आ जाता है तो हम तुरंत उसको क्या करेंगे,
दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि प्लस की बन जाए, वही काम करना है। तो मतलब 182 को भी वहीं रहने दो, इसको भी वहां ले जाओ, नहीं इसको भी वहां ले जाओ, क्यों? ऐसे भी सबको एक जगह ले जाकर हमको जीरो तो लाना ही है। तो 182 मतलब ये कि 182 है रहा, ये माइनस एक्स स्क्वायर वहां आया तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ये 27 एक्स प्लस का वहां जाएगा तो माइनस का 27 एक्स, और सब उधर चले गए तो इधर कौन है? जीरो। अब इसको वापस ढंग से जमा दो, इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो। कैसे? पहले कौन रहता है? एक्स स्क्वायर रहता है तो एक्स स्क्वायर, फिर कौन रहता है? एक्स वाला भाग रहता है तो माइनस का 27 एक्स, फिर कौन रहता है? 182 प्लस का और बराबर में जीरो। ये बन गया हमारा सब। फिर क्या करना है? अब यहां पर वही बात, 182 आया, सॉल्व करना है। कैसे करना है भाई? अभी 4.2 में हमने क्या सीखा? गुणनखंड। गुणनखंड करने, इसमें मूलों की प्रकृति वाला कुछ बोला उसने? नहीं बोला। वो 4.3 में, तो 4.2 में कैसे करना? तो 4.2 में सवाल इसलिए दिया गया है क्योंकि उसकी मूलों की प्रकृति है, उसके मूल हैं तभी दिया हुआ है। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात नहीं करना है। क्यों? क्योंकि सीधा गुणनखंड विधि करनी है। लेकिन गड़बड़ क्या है? 182 लिखा है वहां पर, 182 के टुकड़े कैसे करने रहे जिनको जोड़ने पे 27 है। तो कैसे करना रहा? हाँ, श्रीधराचार्य नहीं लगेगा यहाँ तो, अब भी नहीं लगाना उसको। हाँ, एलसीएम लेके, एलसीएम लगाना अपन को। एलसीएम लेंगे 182 का, तो उसकी जो साइड में जो अभाज्य संख्याएं आती है उनको चेक कर लेना, एक दूसरे को जोड़ के गुणा करके, तो किन को जोड़ने घटाने पर 27 आ जाता है, एक तो ये पता चल जाएगा। और दूसरा, श्रीधराचार्य तो है ही, सूत्र वो तो लगाना ही है। लेकिन अगर जल्दी हो जाए, जल्दी कैसे होता है? गुणनखंड विधि से होता है। इससे हो जाता है तो उससे करना है, अब नहीं हो तो फिर अपन को उससे सॉल्व करना है। कौन सा श्रीधराचार्य सूत्र? तो ये रहा द्विघाती सूत्र, रटा हुआ होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसको याद करने का तरीका भी मैंने, इसको बनाने का तरीका बताया था। क्या है? एक सूत्र तो अपन को आता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो रख दिया यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ उसके ऊपर रूट लगाया, आगे प्लस माइनस लिखा और माइनस भी आगे लिखा और बटे में 2a लिखा। इतना अपन को करना है। और फिर इनके अंदर मान रखना, लेकिन कैसे रखने? इसमें कौन है? बी है, ए है, सी, ये सब है ना, इनके तो मान निकालने दो। कैसे पता चलेगा? एबीसी के मान निकालो। तो एबीसी के मान कैसे निकलेंगे? निकाल लो इसमें से। ये ए की जगह कौन है? 1, बी का मान कौन है? -27, सी का मान कौन है? 182। बस इन मानों को वहां रखना पड़ेगा। अब यहाँ सोल्व करना, अभी ये आएगा तो ही काम चलेगा। सोल्व करना नहीं आता तो द्विघाती सूत्र हो कि आत्मघाती सूत्र, वो सब आत्मघाती सूत्र ही है, वो आत्मघाती सूत्र ही है। ठीक है, अगर तुमको a प्लस बी का स्क्वायर खोलना है, इसका सूत्र है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर सूत्र रटा हुआ है लेकिन उसके अंदर मान रख के उसको सॉल्व ही करने नहीं आता है, तो वो भी सूत्र आत्मघाती सूत्र ही है। आ ही नहीं रहा तो सूत्र का इस्तेमाल क्या करें? समझ में आया? मतलब ये ऐसी बात हो गई है कि सब सामान अपने पास पड़ा है खाना बनाने के लिए, सब रसगुल्ला मिठाई मिठाई सब बनाने का सामान अपने पास पड़ा है न, तो लेकिन गैस भी नहीं है, तवा भी नहीं है, वो क्या कहते हैं उसको, बर्नर भी नहीं है वहां पर, ना हमारे पास प्लेटें हैं, न तावड़ा है, न तपेली है, कोई चम्मच तक भी नहीं है। तो सारा सामान पड़ा है तो क्या करें? कुछ मतलब ही नहीं है। तो सब सामान होगा तो सब बन जाएगा, ये वाली बात है। अब इसको सॉल्व करके इसके अंदर रखना आना चाहिए। अब इतना तो तुमको स्कूल में सिखाया होगा भाई, तो कर देना। ये तो मैं बस इसका बेसिक समझा रहा हूँ कि सवालों को ऐसे समझना है। ये मूलों की प्रकृति वाला क्या है, तो मैंने 4.3 को पहला समझा दिया, समझ लो, क्योंकि 4.2 में ऐसा कुछ है ही नहीं। 4.2 के 3 समीकरण बनाने हैं, ये समीकरण तो कम से कम बना देना, कम से कम वहां आधे नंबर तो मिल जाएंगे। लेकिन सॉल्व करना तो सीखना ही है। अब चौथा सवाल वो सिंपल है, लेकिन एक शब्द उसमें घुसा दिया है, देखो क्या है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अब धनात्मक
पूर्णांक ऐसी बात बोल रहा है, वो ऐसे कंफ्यूज करेगा अपन को। समझ, नॉर्मली दो संख्याएं हैं, वो बोल रहे हैं दो क्रमागत, कल वाला याद है आपस, क्रमागत कंसेक्यूटिव नंबर मतलब लगातार आने वाली संख्या। रटा हुआ हो जाना चाहिए कि दो लगातार आने वाली संख्या कौन सी कहलाती है, एक x से कहलाएगा तो दूसरा x प्लस 1 कहलाएगा। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या। अब इन दोनों को क्या करना है, तो देखते क्या करना है। तो ये मैंने दोनों संख्या पता कर ली। वो बोल रहा है कि इनके वर्गों का योग 365 है। इनके वर्गों का योग मतलब अगर मैं x का भी वर्ग कर दूं और x प्लस 1 इसका भी वर्ग कर दूं और दोनों को योग कर दूं, जोड़ दूं, तो मुझे 365 मिलता है। ये सवाल है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो एक्स स्क्वायर खुल जाएगा ऐसे ही, लेकिन ये x प्लस 1, तो इसमें ये सूत्र लगेगा यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो लगाना, एक लाइन बनेगी जिसमें कुछ चीजें सॉल्व हो जाएंगी। फिर वैसे 365 बचेगा, 365 को एक तरफ लेना, सबको एक तरफ ले लो और बराबर में 0। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन आ रही है, तो कॉमन आ जाएगी तो संख्या छोटी बन जाएगी, और जो संख्या इधर आ जाएगी उसको 0 की तरफ ले जाओ भाग कर, तो 0 बन जाएगा। वो संख्या को छोटी करना सीखना है ना। 365 यहाँ रखोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, रखना भी पड़ेगा, वो तो कैलकुलेशन करोगे तो आएगा। पांचवा, अब पांचवा सवाल तो है ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, पांचवा सवाल कैसे भी करके आना चाहिए अपन को। अब कैसे आएगा वो जमाना है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज। इस सवाल को पढ़ लेना। सवाल में क्या है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है, समझ जाना इसको एक बार में। समकोण त्रिभुज ऐसा होता है। समकोण त्रिभुज ऐसे ही बोलते ही तुरंत दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ 90 डिग्री कोण होता है, 90 का जस्ट सामने वाला कर्ण होता है, फिर एक होता है लंब और एक होता है आधार। लंब और आधार फिक्स नहीं होते हैं, वो कोण के हिसाब से माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट मान लो ये लंब और ये कर्ण आधार है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, अब वो वही क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज, उसकी ऊंचाई, उसको ये लंब बोलेंगे ना, उसी को ऊंचाई बोलेंगे। देखना आप, समझना, एक समकोण त्रिभुज, इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, 7 मीटर सेंटीमीटर कम है। बोल रहा है कि इसकी जो ऊंचाई है वो उसके आधार से 7 कम है, इससे 7 कम है। तो पहले ये पता होगा तो उसमें 7 कम करूंगा तो ये पता चलेगा। मतलब पहले मानूंगा मैं आधार कि ये x सेंटीमीटर है, यहाँ लिखना पड़ेगा कि आधार मैंने मान लिया कि x सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई कितनी होगी, तो वही उसमें माइनस कर दो 7, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर। फिर और क्या कह रहा है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, ये तो बहुत ही अच्छा काम कर दिया 13 सेंटीमीटर देके, तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो। अन्य दो भुजाएं ज्ञात करो मतलब, अरे भाई 13 तो पूरा पूरा 13 दे दिया ना, ये दे दिया लेकिन x दे दिया, ये दिया लेकिन इसमें x माइनस 7 दे दिया, मतलब इन दोनों के मान पूरे नहीं है, इनके निकालना है। कैसे निकालें, तो कैसे निकालेंगे, समकोण त्रिभुज अगर है, तो समकोण त्रिभुज अगर है इसका मतलब ये उसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय लगाओ और उसमें सॉल्व करना है। तो पाइथागोरस प्रमेय जब ऐसे लिखना, पाइथागोरस प्रमेय से यह समकोण त्रिभुज है, अतः पाइथागोरस प्रमेय से क्या, उसमें यूं होता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, सूत्र होता है। इसके अंदर मान रखो, तो कर्ण का स्क्वायर कितना है 13, तो 13 स्क्वायर, ए का मान आधार मतलब x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब मतलब x माइनस 7 का स्क्वायर, ये 169 हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगाना तो खुलेगा वो। फिर उसको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने वाली बात है, बस उसको हल करना है तुमको। हल करोगे फिर एक लास्ट में एक इक्वेशन बनेगी, वापस घूम फिरा के ऐसे ऐसी बनेगी। फिर उसको सॉल्व करना है श्रीधराचार्य सूत्र से, या जल्दी हो जाए इससे तो गुणनखंड विधि से कर लो, कैसे भी कर लो। समझ में आई बात। तीनों के समीकरण मैंने इस तरह से बनते हैं वो बना के बता दिए। सवालों को बार बार पढ़ते समकोण त्रिभुज जैसे सुनाई दिया तुरंत याद आ जाना चाहिए, भाई ये तो वो वाला ही सवाल है। ठीक है, और 4.3 फास्ट में खोल लो। अब इसमें मैं समझा, मैंने पहले ही समझा दिया इसलिए मेरे को बताना नहीं है अब तो। 4.3 प्रश्नावली का पहला सवाल देख लो, उसमें बोला है
कि पढ़ लिया, निम्न द्विघात समीकरणों को के मूलों के अस्तित्व ज्ञात करो, है ना। हाँ, मूलों की प्रकृति ज्ञात करो अगर उनका अस्तित्व हो तो। अच्छा समझो, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की क्या करनी है, प्रकृति ज्ञात करनी है। ये देखो, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। सवाल की उस पूरी लाइन को समझना। पहले वो बोल रहा है कि जो भी समीकरण है उसको मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, मतलब तीन तरीके से हल करो और ये तीन चीजें पता करो, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है। फिर वो बोल रहा है कि इनकी मूलों की प्रकृति पता चल जाए और तो फिर उनको हल करो। कैसे, मतलब कब उनको हल कब करे, जब उनका अस्तित्व हो तो। अस्तित्व मतलब वो है कि नहीं वो पता लगाओ, पहले यूं बोल रहा है। अस्तित्व कैसे, तो भाई दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, यूं बोल रहा है ना, मतलब अस्तित्व है तो हल करना है। जब बोलेगा दो बराबर मूल होंगे, मतलब अस्तित्व है तो हल करना है। जब कोई वास्तविक मूल नहीं है तो मतलब कोई अस्तित्व ही नहीं है उसका मूल का, तो हल करना नहीं। तो जो सवाल है ये तरीके से करना है, इससे, ठीक है, इससे हल करना। हालांकि इससे नहीं हल करना है ना, इससे करना है। मतलब कैसे, समीकरण जो दिया होगा उन समीकरण में से ए बी सी का मान निकालो, फिर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac में रखो, फिर चेक करो उत्तर क्या आ रहा है। प्लस का उत्तर आया, अगर प्लस में उत्तर आ रहा है मतलब जीरो से बड़ी संख्या आ रही है तो ये काम करेगा वहां पर। जीरो उत्तर आया तो सेकंड नंबर वाला काम करेगा, और माइनस में उत्तर आया तो तीसरे नंबर वाला काम करेगा। तो जो भी उत्तर आता है उसके नीचे लिखना जरूर पड़ेगा। जैसे इसका उत्तर आया +49, तो नीचे क्या लिखूंगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये चिन्ह और जीरो, अतः यहां पर दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ऐसे तो मतलब पहले सवाल के अंदर तो इतना ही पता लगाना, खाली अस्तित्व पता लगाना है, उसको हल नहीं करना है। अगले जो सवाल हैं, क्या उसमें आम का बगिया बनाना संभव है, ऐसे कुछ सवाल दिए हुए हैं। देखो वहां उसने बोल रहा है कि पहले मूलों का अस्तित्व पता करो और उनका, और एक के वाला मान है, के वाला सवाल है ना, वो तो बहुत ही इजी है, वो तो बहुत ही ज्यादा सरल है, उसको भी अपन अलग से कर देंगे, ठीक है। बोलो, कोई किसी को कुछ पूछना है क्या, नहीं पूछना है, बोलो फाइनल। नहीं पूछना, आ गया समझ में, सब चीजें मैंने एक साथ बता दी। अब एक साथ बता दिए, क्या पूछना है। 4/3 का पहले का दूसरा, रूट वाली कोई संख्या वाला सवाल है, के वाला, तो रूट वाला, तो रूट वाला है तो अच्छा कोई ऐसी संख्या क्या, टुकड़े नहीं हो रही हूँ, टुकड़े वाला तो है ही नहीं इसमें, बीच में तो क्या हुआ, मतलब ए का मान 3, बी का मान -4√3 और सी का मान 4। ए बी सी के मान निकालो, इसमें रखना है बी स्क्वायर माइनस 4ac में, हल करो।